नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पे। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा और खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस देश में हाल ही में हमने कॉकरोच जनता पार्टी का कथित तौर पर छात्रों का एक आंदोलन देखा। नीट पेपर लीक को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले लोग, सीजेपी को बनाने वाले लोग, अभिजीत दीप के, सौरभ दास सरीखे लोग, जिन पर कई तरह के सवाल भी उठे। और अभी बहुत कुछ इस देश में चल रहा है उसके इर्द गिर्द। पेपर लीक को लेकर संसद में हालांकि एक बिल भी पेश किया गया, इसको लेकर भी विपक्ष ने खूब हंगामा किया। ये सब कुछ आपने देखा। सारी बातें एक तरफ हैं, क्या कुछ हो रहा है उस पर एनएमएफ न्यूज आपको अपडेट देता है। एक शख्सियत हमारे साथ आज स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, आरटीआई एक्टिविस्ट है अमित तिवारी जी, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आपको वायरल होते हुए नजर आ रहे होंगे। कई प्लेटफॉर्म्स पर आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी। अब चूंकि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं तो उन्होंने काम भी एक्टिविस्ट वाला किया। एक ऐसा सवाल इन्होंने उठाया है एजेंसियों के सामने और रिक्वेस्ट की है कि तहकीकात की जाए। उसमें से 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिसमें से एक सवाल जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, अभिजीत दीप के, सीजेपी के फाउंडर, आप सब जानते हैं विदेश में पढ़े हुए हैं। तो विदेश में कैसे पढ़ाई उन्होंने की जब वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जब उनके पिता भारत में ही रहकर लेमैन के तौर पर जिंदगी जी रहे हैं और साधारण जैसा आदमी सैलरी मैन होता है उस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। कैसे ये मुमकिन हुआ, ये सवाल अमित तिवारी ने ही उठाया है कि अमेरिका में पढ़ाई का खर्चा कहां से आया। उन्हीं से बातचीत करते हैं, कैसे जहन में उनके सवाल आया कि ये क्वेश्चन उठाया जाना चाहिए, तब जब इस पर खूब पॉलिटिकल हंगामा मचा हुआ है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज में सबसे पहले आपका। और इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। अभिजीत दीपके ने अमेरिका में पढ़ाई की, आपको इसमें संदिग्ध क्या लगा? जी, पहले तो सर जी नमस्कार। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार। ये जिस दिन से आंदोलन, पहली चीज तो जो आंदोलन जिस दिन से भी स्टार्ट हुआ, आप चाहे सोशल मीडिया देख लीजिए, कॉकरोच जनता पार्टी बना, ये हमारे सीजीआई चीफ जस्टिस इंडिया जी ने एक टिप्पणी की। उसके बाद ये आंदोलन इन्होंने बनाया प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अपने इंस्टाग्राम और बाकी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए। चलिए वहां तक ठीक था। अचानक से इन्फ्लुएंस आना, लोगों का इतना जुड़ना, और फिर बाद में सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी रखे कि इसमें मैक्सिमम जो फॉलोअर्स हैं वो बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, किसी और देश से मैक्सिमम लोगों ने इन्हें ज्वाइन कर रखा है। तो ये शंका का तो वहां से स्टार्ट हो गया था। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे सबसे पहले ये डाउट था कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है जी, या अमेरिका में जॉब कर रहा है, तो सर मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं सूरत छोड़ करके कहीं और बस जाऊं जहां पर ज्यादा अच्छा मतलब मुझे इनकम मिल रहा हो। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं बॉम्बे या ऐसा बड़ी महानगर छोड़ करके मैं छोटे शहर में क्यों आऊंगा। तो मुझे एक डाउट तो वो था। उसके बाद फिर बाद में मैंने इनके बारे में स्टडी करना शुरू किया और काफी टाइम तक मैं इनके बारे में स्टडी करता रहा, जिसमें मुझे ये मालूम पड़ा कि इनके पिताजी जो हैं वो MIDC में जूनियर इंजीनियर थे, एज पर गूगल के हिसाब से। मैं इसमें कहीं पर भी मेरे एक भी शब्द नहीं डाल रहा हूँ, एज पर गूगल के हिसाब से एक सरकारी अधिकारी थे, जूनियर इंजीनियर थे। जूनियर इंजीनियर थे। अब जूनियर इंजीनियर का किसी भी राज्य में या सेंट्रल में आप जूनियर इंजीनियर की अगर सैलरी दिखेंगे तो मैक्सिमम 45,000 से 60,000 होती है। हम 1 लाख रुपए पकड़ लेते हैं कि इन्हें बहुत ज्यादा ऊपर मिलता होगा। इन्हें सरकारी अधिकारी थे तो 1 लाख रुपए मिल रहा होगा। 12 महीने होते हैं, 12 महीने में इन्होंने 12 लाख रुपए लिए होंगे। तो क्या TDS, PF और बाकी जो चीजें हैं वो सब नहीं कटी? PF उसके अलावा भी बाकी चीजें, 12 लाख रुपए ये हुए। यानी आप 10 साल की सैलरी इकट्ठा कर रहे हैं, तब जाकर के आपके पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए होते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में अभिजीत दीपके साहब पढ़ रहे थे, इसमें बकायदा उस यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, कि 75 लाख रुपए से लेकर के अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। और जो ये इन्होंने स्टडी की है उसमें 75 लाख रुपए की फीस है। तो 2 साल की जो फीस हो गई, सिर्फ फीस की बात कर रहा हूँ, वो 1.5 करोड़ रुपए हो गई।
मतलब आपने 10 साल तक आपके पिताजी ने कुछ भी खाया पिया, कुछ भी नहीं किया है, आपके लिए एकदम पैसे बचाए हैं, उनकी बिटिया की शादी ऐसी हो गई है। सबसे बड़ा संदेह का शक यही है कि कहाँ से आया। तो महाराष्ट्र सरकार से हमने ये निवेदन किया, हमने लेटर लिखा है, सीपी ग्राम पीजी पोर्टल पे कंप्लेन शिकायत दर्ज की है, इसकी जांच की जाए और भगवान शंकर दीपके जी जो है, तो इनकी बकायदा जो भी सैलरी रही है उसकी जांच की जाए। अगर आय से अधिक की संपत्ति का मामला बनता है या इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, तो इनके ऊपर जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाए और संविधान के हिसाब से की जाए। हम ये भी नहीं कहते कि असंवैधानिक तरीके से आप फांसी दे दीजिए, नहीं नहीं नहीं, जो संविधान के हिसाब से होती है, जो भी 7 साल 10 साल की जो भी कैद होती है उसके हिसाब से आप कार्रवाई कीजिए। अगर ये पता चलता है कि इन्होंने नहीं मतलब ऐसी कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा है, तो भाई छोड़ दिया जाए, क्योंकि देश जानना चाहता है कि भाई साहब ये पैसे आए कहां से। लेकिन तिवारी जी, आपको नहीं लगता कि इस देश में विदेशों में पढ़ने के लिए जो लोग जाते हैं, कई जरिए होते हैं, स्कॉलरशिप उसमें से एक होता है, दूसरा आप लोन लेकर के अपने बच्चों को या खुद भी पढ़ने के लिए विदेश जा सकते हैं, लोन पर भी आप बाहर जाते हैं, तो ऐसी तो संभावनाओं का तो द्वार खुला हुआ है, कुछ भी हो सकता है। मैं सर जी अभी जस्ट वही पॉइंट अभी कंप्लीट करने वाला था। इनकी माता जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि इन्होंने 60 लाख रुपए का लोन लिया है, इन्हें कोई सब्सिडी नहीं ली गई है कोई। अभी रिसेंटली भी मतलब किसी ने ये पॉइंट रेज किया था शायद, तो उस टाइम भी इनके पिताजी ने ऐसा कहा था कि हमें कोई भी मतलब आपके सरकारी किसी भी तरीके का या स्कॉलरशिप कहीं से मिला नहीं है। 60 लाख रुपए इन्होंने लोन लिया है, ये इन्होंने कंफर्म किया है। तो 60 लाख रुपए तो चलिए समझ में आता है कि आपने लोन लिया है, लेकिन बाकी अमाउंट खाना पीना रहना, ये मैं आपको मेरे पेटीएम का खर्च एक्सपेंसेस भेज दूंगा। मेरा मिनिमम मतलब जो महीने में खर्च होता है वो 30,000 से लेकर के 70,000 तक होता है। सिर्फ पेटीएम की बात कर रहा हूँ। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि डेली वेजेस जो है, रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, हर महीने जो खर्चा होना है, उसका वो कहाँ से बियर कर रहे हैं, क्योंकि यूएस में है तो वहाँ का जो खाना पीना है, वहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल अलग है और खर्चीला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जाहिर है आप उस पर एक शक पैदा कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं, आप चूंकि एक्टिविस्ट हैं, जो भी पॉलिटिकल गतिविधियां हैं उनको भी आप देखते होंगे, सामाजिक चीजें जो हो रही हैं वो भी देखते होंगे, तो शुरुआत में एक परसेप्शन ये बिल्डअप हुआ कि अभिजीत दीप के हो या सौरभ दास हो या विजेता दहिया हो, जो प्राइम फिगर्स हैं सीजेपी के, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी है, ऐसा परसेप्शन बिल्डअप हुआ। उसके पीछे वजह थी कि इनका जो बैकग्राउंड था, ये लोग पास्ट में आम आदमी पार्टी से कोई ना कोई जुड़ा है या कोई किसी पॉलिटिशियन से ताल्लुक, उसके साथ उसके कनेक्शंस रहे। तो आपको लगता है कि ऐसी भी संभावनाएं हैं, ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं दूसरे चैनल के थ्रू, दूसरे जरियों से ये लोग अपनी मदद पा रहे हो? मैं एक चीज पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ सर जी। अभी मैं कुछ मतलब सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे बहुत भर भर करके गालियां दी जा रही थी, बीजेपी का एजेंट और वो सब बताया जा रहा था। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे साथ में सुनील लाल जी और मुनीश कुमार रहजाद, ये दोनों पहले अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी में भी थे। और मैं भी पहले, मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं भी इनके कहते हैं ना भगत सिंह बनने के लिए गया था, इनके साथ जुड़ा था, तो मैं भी वहां का भुक्तभोगी हूँ। और ये जिस तरह की जो रणनीतियां चलता है ना, ये बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ। अच्छा, ये हाँ, ये अभी कुछ दिन बाद देखिएगा कहीं मतलब ऐसा सुनने में आएगा मेरे ऊपर हमला हो गया है, ये बीजेपी वालों ने करवा दिया है, ये अमित शाह के लोगों ने करवा दिया। अच्छा, आप बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे धरने पर बीजेपी के गुंडे आ गए। अरे आप दीजिए, मैं तो कहता हूं भाई साहब, आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, जितने बीजेपी के गुंडे थे उन सभी की आप सूची वीडियो दे दीजिए। और केंद्र सरकार से भी मैं मतलब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा अमित शाह जी से कि जितने भी बीजेपी के गुंडे हैं इन सभी के ऊपर एनएसए लगा दीजिए, मतलब राष्ट्र विद्रोह देशद्रोह की जितनी धाराएं लगती है वो सब लगा दीजिए। दीपकी जी से पहले पूछिए कि साहब इसमें से कितने बीजेपी के एजेंट थे। आप अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग जगह पे जाकर के बोल रहे हैं कि ये था वो था, बीजेपी के एजेंट थे, उन लोगों ने हल्ला किया, ये किया वो किया। मैं एक सिंपल सी चीज कहता हूँ, देखिए मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मेरे ऊपर खुद के ऊपर एक एफआईआर है,
और मैं खुद भुक्तभोगी हूं फर्जी केस का। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि मुझे संविधान पे, देश की न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, तो आप भी भरोसा कीजिए ना, देश की कानूनी व्यवस्था को एक्शन लेने दीजिए। बिल्कुल। और इसमें जो आप कह रहे हैं कि वो एलिगेशन हमने भी सुना कि जब ये आया कि ये जो अराजकता हुई है, जो लोग यहाँ पर आए हैं, पुलिस पर जो हमला हुआ है, तो तब ये लोग पल्ला झाड़ लेते हैं, तब ये कहते हैं कि ये हमारे लोग नहीं थे, ये कोई गूंस थे, बीजेपी के गुंडे थे जो खराब करने के लिए आ गए थे। और ये एक हिट एंड रन की तरह लगता है, जैसे आम आदमी पार्टी कभी किया करती थी जब सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी कि जो आरोप लगा देना और भाग जाना, सबूत ना देना। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि वो भी उसको स्टैब्लिश करता है उस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी आपका। और अगली वीडियो में आपसे जुड़ेंगे हम। आपने एक और बहुत बड़ा सवाल उठाया है, कपिल सिब्बल ने जिस तरह से 1 करोड़ की मदद की पेशकश की या कहा कि 1 करोड़ दूंगा, तब जो उद्देश्य उन्होंने बताया कि जिन लोगों के ऊपर केस हुआ है, जो लोग पुलिसिया मामले झेल रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, उसकी मदद इसमें होगी। तो उस पर तिवारी जी आपने क्यों संदेह पैदा किया, अगली वीडियो में फिलहाल आपसे जानेंगे। अगर इस बारे में आप कुछ कंक्लूड करना चाहते हैं पुरानी वीडियो में तो प्लीज बताएं। नहीं, वो अगली वीडियो में सर जी करते हैं, उसमें टाइम चाहिए होगा, फिर आराम से बैठ करके उस पर चर्चा करते हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। हमारे जो तमाम दर्शक इस पूरी वीडियो को देख रहे हैं और आपने इस वीडियो को अगर पूरा देखा होगा, सुना होगा ये बातचीत, तो आपका अपना नजरिया क्या बन रहा है? जो बात अमित तिवारी जी कह रहे हैं, जो उन्होंने कंसर्न रेज किया है, जो उन्होंने चिंता जाहिर की है, एजेंसीज को उस तरफ भी देखना चाहिए, तो क्या आपको लगता है ये वाजिब है? इसमें दम नजर आता है क्या आपको? क्योंकि फिर हम दोहराएंगे कि एक इंजीनियर की नौकरी करने वाले पिता 60-70 हजार इतना ही शायद तनख्वाह उनकी रही होगी, और क्या उस तनख्वाह में वो अपने बच्चे को विदेश में पढ़ने के लिए भेज सकते थे? लोन लेने के बावजूद जिस रकम की जितना उन्होंने लोन लिया, जितनी रकम बताई गई है, उसके बावजूद खर्चा उतने में होता नहीं पढ़ाई का। ये बात तिवारी जी ने उठाई है। और आप क्या कुछ राय रखते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।